हेलो एवरीवन, आप सभी को आने वाली न्यू ईयर के लिए हार्दिक शुभेच्छा। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो आज का टॉपिक ये है कि जो भी हमारे न्यू इन्वेस्टर हैं उनके लिए हम इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करें, उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए और क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको वो कंसिडर करके अपनी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये उनके लिए है जो अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, और ये उनके लिए भी एक गाइडिंग टूल हो सकता है जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो दे कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस प्रोसेस। सो दीज आर द 10 की फैक्टर्स which are important to start the investment in the right way. The first is build your foundation. So foundation is very important in our investment journey. Just like कि अगर हम अपना एक घर बनाते हैं उसके कुछ पिलर्स होते हैं और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं जो कि आपके ऊपर की इमारत कैसे स्ट्रॉन्ग हो वो पिलर डिसाइड करते हैं। सो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास फर्स्ट इज़ इमरजेंसी फंड फैक्टर इन होना चाहिए। इमरजेंसी फंड ये आपको काफ़ी सपोर्ट करता है इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। So these are the very important things that one should first do. Now the second is insurance. Okay, term insurance. So जब आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आपको एंड व्हेन यू आर अ सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, आपका प्रोटेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए आपकी फैमिली जो भी आपने गोल डिसाइड किए हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए। सो दैट इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर बिल्डिंग द फाउंडेशन। नाउ द थर्ड इज़ health insurance. Okay, many times we avoid this small thing, but we have seen in bad times like COVID how health insurance become a very important factor in our life. So health insurance should be must, very important, because किसी भी तरीके की अगर कुछ इवेंचुअलिटी आती है it can wipe out lot of your investments. So this is important that you have a proper health insurance. Now the second factor is define your investment objective. Okay, so किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है या फिर चाइल्ड के हायर एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, या मीडियम टर्म के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर आपको 5 साल बाद एक हाउस परचेज करना है, घर की प्लानिंग करनी है, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जहां पे आपको स्कूल की फ़ीस के लिए फ़ंड एक्यूमुलेट करना है, या फिर आपने कोई वेकेशन प्लान किया है, या फिर आपको कोई नई कार खरीदनी है। सो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज आपके इन्वेस्टमेंट को ऑब्जेक्टिव से अलाइन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज काफ़ी सारे केसेस में ऐसा हमने देखा है कि अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से अलाइन नहीं है, जब भी आपको किसी चीज़ की अगर फंड की ज़रूरत पड़ेगी, आप वहाँ पे आप रिडेम्पशन ले लेते हैं, वहाँ से आप विड्रॉ कर लेते हैं, और जैसा ही आप रिडेम्पशन और विड्रॉ करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की कंपाउंडिंग को ब्रेक कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज असेस योर रिस्क टॉलरेंस। हमने काफ़ी टाइम ये देखा है कि आमतौर पे इन्वेस्टर आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव या आसपास के जो लोग हैं उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और फिर जिस तरह से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सो ऐसा इसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हर इंडिविजुअल का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है, बेसिस ऑफ द एज, बेसिस ऑफ द इनकम, बेसिस ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आपके खुद के रिस्क टॉलरेंस को आपको एसेस करना चाहिए, एंड बेसिस ऑफ दैट
आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं बेसिकली कि अगर आप कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए या फिर आपको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज पे योर हाई कॉस्ट डेट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमतौर पे हमारी काफ़ी सारी इनकम जो हाई कॉस्ट के डेट होते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड्स, राइट। सो ये काफ़ी हाई रेट पे होते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो इट विल बी क्लोज टू 36% प्लस GST वगैरह निकाल के समटाइम्स इट इज़ लाइक 44 to 46%। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में डेट की प्लानिंग होनी चाहिए, डेट कंसोलिडेशन होनी चाहिए। सो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कुछ अमाउंट डेट को पे ऑफ करने के लिए उसको साइड में लगाएं और मंथली बेसिस पे आप उसको पे ऑफ करते रहें। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज डाइवर्सिफाई अक्रॉस द एसेट क्लासेस। जब आप इन्वेस्टमेंट में आते हैं ये इम्पॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे अनबायस्ड तरीके से डिसीजन लें और एसेट एलोकेशन काफ़ी हद तक इस चीज़ को दूर करने में आपकी सहायता करता है। सो व्हेन आई से एसेट एलोकेशन मीन्स कि सिर्फ आप एक्सपोजर एक पर्टिकुलर एसेट में ना हो बट कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। सो आप इक्विटी में अगर आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है तो सिमिलरली आपका डेट में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में। सो एसेट एलोकेशन is again very important factor in the investment journey. Now the next important factor is build a long term portfolio with a proper strategy. Okay, when we say strategy तो आपकी strategy बहुत ही clear cut defined होनी चाहिए, right? So basically ad hoc decisions sometimes हो जाता है, हम अपने investment में काफ़ी हद तक हम एड हॉक डिसीजन लेते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी डिफाइन होनी चाहिए। एक जो बेसिक कॉमन स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है वो कोर एंड सैटेलाइट की स्ट्रैटेजी। सैटेलाइट स्ट्रैटेजी में आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जहाँ पे आप एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का अप्रोच रखना, कि जहाँ पे आपने एक टारगेट फिक्स किया है और वहाँ पे अगर अचीव होता है सो देन आप वहाँ पे एग्जिट कर पाएँ। बट कोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटली अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है उसका कोर पोर्टफोलियो शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ लॉट ऑफ लार्ज कैप फंड्स एंड द ब्लू चिप फंड्स। नाउ द अनदर फैक्टर इज अवॉइड नॉइस। ओके, नाउ देयर आर टू मेनी इंफॉर्मेशन। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको ऐसे बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत नहीं होती है। देयर आर 4 to 5 फंड्स। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली अगर उसमें आप इन्वेस्ट करते जाते हैं तो दैट इज़ क्वाइट इनफ। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज थिंक लॉन्ग टर्म। ओके, सो अगर आपको 100 से 150 जाना है सो देर वुड बी अ सिनेरियो जहाँ पे आप 70 तक भी जा सकते हैं, बट दैट इज़ द जर्नी। सो स्टे विद द जर्नी, थिंक लॉन्ग टर्म। ओके, सो टिपिकली अगर आप मार्केट्स भी देखेंगे, जो इंडियन मार्केट्स हैं, अगर आप 5 साल के पीरियड में देखेंगे तो एक बार मार्केट ने काफ़ी डिप भी दिया है, मोर देन 20-30%। बट अगर आप एवरेज देखेंगे तो इट इज़ 13 to 14% का एवरेज बन के आता है। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लॉन्ग टर्म सोचें, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन के लिए लॉन्ग टर्म में आपकी कंपाउंडिंग होती है और तभी आप एक प्रॉपर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। And this is again a saying that the only constant is your growth and profits. So when you are investing for long term, so we know that कि कंपनी जो है वो ग्रो करेंगी, उनके प्रॉफिट्स ग्रो होंगे एंड सिमिलरली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी उस हिसाब से ग्रो करेगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रिव्यू योर पोर्टफोलियो पीरियोडिकली। व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इन्वेस्टमेंट में इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा एक्टिव रहें एटलीस्ट, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट टू बी डन लाइक कि आप हर दिन और आप अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं। सो बेसिकली आपको एक 6 मंथ में या 1 साल के अंदर अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करना ज़रूरी है। अगर उसमें कुछ फंड परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सो आप उसको देख पाएंगे एंड बेसिस ऑफ रिव्यू ही आप उसको पता चल पाएगा कि आप अपने टारगेट्स के
जो आपने टारगेट सेटअप किया है उसके आप कितने क्लोज हैं और कौन सा फंड आपको टारगेट अचीव करने के लिए हेल्प कर रहा है. द लास्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज व्हेन यू डू द इन्वेस्टमेंट इज टू टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस, because you may not spend lot of time managing a portfolio, so you need a assistant, and these are the professional people who have the experience, and they can manage your portfolio properly. So with this, I hope कि ये आपके लिए एक वैल्यूबल हो. आई होप कि इससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी एक सिस्टमैटिक वे में आप स्टार्ट कर पाएँ. And once again, I wish you a very happy new year, and thank you so much.